बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट नजदीक भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, नजदीक भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, और इसी के अनुसार हम लोग अपने मेथड को सेलेक्ट करते हैं कि किस मेथड से हम डिस्टेंस को नापेंगे। बहुत सारे मेथड है डिस्टेंस नापने के, जैसा हमको कन्वीनियंट होता है। उन मेथड्स को हम लोगों ने पहले क्लासिफाई किया, सेक्शन में बांटा कि वो दो तरीके के होते हैं। एक वो तरीका जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड, और एक वो तरीका जिसको कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मेथड वो होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड उसे कहेंगे जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने नापना है, उसमें हम एक पॉइंट पर जाएंगे, फिर हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, खुद दोनों पॉइंट पर अप्रोच करेंगे, और बीच में क्या रखेंगे? स्केल। जैसे इस कमरे की लेंथ को नापना है तो हमने स्केल लिया, मीटर लिया हाथ में लंबा सा, यहाँ गए और एक आदमी को बोला मीटर को खोलते जाओ, वहां तक चले जाना। वो वहां तक चला गया, तो इस पॉइंट पे भी हम पहुंचे, उस पॉइंट पे भी वो आदमी पहुंचा, और दोनों पॉइंट पे अप्रोच करके हमने इसको नाप लिया। ये कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट मेथड। फिर हमने कहा कि चलो अब ऐसे ही करते हैं, यहाँ से मून का डिस्टेंस नाप लेते हैं। उस आदमी को बोला जाना भैया, मैं इधर से पकड़ के रखता हूँ थोड़ा, तो वो जा नहीं पाया, तो हमने कोई दूसरा मेथड लगाया। उस दूसरा मेथड ऐसा था जिसमें उसको वहां जाना नहीं पड़ता, लेकिन हमने ठीक ठीक डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स का नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज उसमें काम में आया। तो ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। वो कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट, जबकि हम दोनों पॉइंट पर नहीं गए। डायरेक्ट मेथड कौन सा हो गया? जहां पर कि हम दोनों पॉइंट पर खुद जाते हैं और स्केल से नाप लेते हैं। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? जहां पर हम उन पॉइंट्स पर नहीं जाते, फिर भी हम उसको नाप लेते हैं, अपने कुछ मेजरमेंट करके नाप लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये एक पन्ने की मोटाई बताइए। अब आपने यहाँ स्केल लगाया, इधर देखा, नहीं नाप पाए। इससे क्या पता लगा कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं नाप पाओगे। फिर आपने क्या किया? इसको ऐसे बंद किया और यहाँ स्केल रखा। ये स्केल से नापा, ये आया 30 मिलीमीटर। उसको तो हम नाप सकते हैं, यहाँ भी हमको दिखता है, यहाँ भी दिखता है 30 मिलीमीटर। उसके बाद हमने इसके पन्ने गिन लिए, 1000 पेज है, 30 मिलीमीटर। 1000 पेज कितने मिलीमीटर में आए? 30, तो एक पेज कितने में आएगा? 30/1000। वो किसकी मोटाई होगी? एक पन्ने की। निकल गया? ठीक निकला। लेकिन हमने एक पन्ने को स्केल रख के नहीं नापा। इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में हम कैलकुलेशन करते हैं। डायरेक्ट मेथड में दोनों को हम रीच आउट करते हैं, दोनों चीजें हमको दिखती हैं, स्केल दिखता है और उसको नाप लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम जो चीज यूज करते हैं उसमें सबसे कॉमन चीज है मीटर स्केल। मीटर स्केल आप सब यूज कर रहे हैं, जिसमें 1 मीटर होता है, आधा मीटर होता है, या 30 सेंटीमीटर होता है, निशान लगे रहते हैं मिलीमीटर के, उससे नापते हैं। उससे अगर और छोटे छोटे डिस्टेंस हैं तो हम इसके लिए यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर्स, ये स्केल हमको छोटे से छोटा कहाँ तक नाप के देता है? 1 मिलीमीटर। और ये दूसरा स्केल हमको छोटे से छोटा कहाँ तक नाप के देता है? 0.1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर और ये 0.1 मिलीमीटर तक नाप के देता है वर्नियर कैलिपर। अगर हमको इससे भी पतला चीज नापना है, जैसे एक बाल, एक छोटी सी पतली सी तार, ये सब चीजें इससे भी छोटी होती हैं, या
हम इससे और ज़्यादा प्रिसाइज नापना चाहते हैं, एग्जैक्ट नापना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमको कम से कम कितने तक नाप के देता है? तो 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट तक वो हमें नाप कर दे सकता है। तो उससे जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमारी रीडिंग किस तरह की रहती है? 2.67 मिलीमीटर। कितना? ये मिलीमीटर में भी डेसिमल के बाद ये 2 पार्ट, इतना हम उसको नाप सकते हैं। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिसाइज रीडिंग्स क्या होती हैं, उसमें ये चीज़ आएगी। ओके, स्क्रू गेज और ऐसे ही एक दूसरी चीज़ होती है हमारे पास, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर भी हमको 0.01 मिलीमीटर तक नाप के देता है। ये हमारे डायरेक्ट नापने की चीज़ें रहती हैं। मीटर से बड़े तो फिर बड़े बड़े स्केल रहते हैं, जो खेत बिल्डिंग वगैरह हम लोग नापते हैं, 100 मीटर के टेप रहते हैं, उससे नाप लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट नापने की चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट नापने के लिए क्या होता है, और यही हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे पास इनडायरेक्ट क्या होता है। ओके, देखिए इनडायरेक्ट हम चीज़ों को कैसे नाप सकते हैं। इनडायरेक्ट नापने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स। ये जो मेथड्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों की डिटेल पहले क्लास 11th में बहुत डिटेल में हुआ करते थे, अभी वो सब डिटेल हटा दी गई। इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन हम उसका ले रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। ओके, अब इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक 1 डायमेंशन फिजिक्स। दोनों को समझिए। 1 डायमेंशन फिजिक्स को पहले लेते हैं। अगर हमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें तो जो पहला मेथड है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको हम यूज़ किया करेंगे। अगर हमको 2 पार्टिकल, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, किससे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। बड़े बड़े डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? तो मोस्टली हम वेलोसिटी जिस चीज़ की यूज़ करते हैं, 2 चीज़ें हमारे पास हैं बहुत तेज़ भागने वाली, और उनकी वेलोसिटी मोस्टली चेंज नहीं होती। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक साउंड, जब हम बोलते हैं तो वो आवाज़, साउंड के वाइब्रेशन दूर तक मूव करते हैं, और ये मूव करने में उनके पास एक स्पीड होती है। इस स्पीड को पहले हमने किसी दूसरे मेथड से नापा और ये स्पीड निकाली। दिस इज 330 मीटर पर सेकेंड या 320 मीटर पर सेकेंड, ये हमको मालूम, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ से बोला और एक पहाड़ से साउंड रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आया। फिर से मैंने यहाँ से शॉट चलाया, गोली चलाई, और उसके साथ में एक अपनी स्टॉप वॉच चला दी, घड़ी चला दी। दोबारा जब साउंड मेरे कान में आया तो घड़ी बंद कर दी। उतनी देर में साउंड ने क्या किया? भागा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से पहाड़ तक गया और पहाड़ से वापस आया, ठीक है। तो टाइम मुझे मालूम है, स्पीड मुझे मालूम है। ये स्पीड मैंने ले ली, साउंड की स्पीड, और उसको जाने आने में उसको मैंने देखा 3 सेकंड बाद मुझे वो आवाज़ आई। तो साउंड कितना चला होगा? 990 चला होगा। उसमें उसको गया भी और वापस भी आया। तो पहाड़ कितना दूर है मेरे से? 990 डिवाइडेड बाई 2, जाना और आना दोनों किया ना, तो ये आ गया। ये क्या आ गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस s किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय। अब ये चीज हम हर जगह लगाना शुरू कर दी।
इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक, आवाज प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा आवाज सुनने वाला, तीसरा घड़ी, टाइम। बस। तो हर जगह हम चिल्लाते नहीं, क्योंकि हर जगह साउंड आना जाना करता नहीं है। जैसे हमको समुद्र की तह का पता लगाना है कि कितनी नीचे है, तो हमारी आवाज शायद नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं होती। तो हम इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड लेते हैं, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड लेते हैं तो हमारा जो साउंड है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है उसका नाम क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जब किसी मीडियम में भी जाता है तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं। हम अगर बोलेंगे पानी में हमारी आवाज जाएगी फिर वापस आएगी, उतनी देर में वो उसके वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, आवाज वापस नहीं आएगी, क्योंकि पावर कम होती है। अल्ट्रासाउंड में ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं, वो चली भी जाएगी आ भी जाएगी, लेकिन अल्ट्रासाउंड को हम कान से सुन नहीं सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है, तो हम कान से नहीं सुन सकते। तो ठीक है, हम एक ऐसी मशीन लगा लेते हैं जो उसको सुन ले। ऐसी मशीनें हैं, और वो मशीन सिग्नल दे देगी कि आवाज आ गई, तो वो हमको क्या बताएगी? जैसे ही जाएगा उसमें कंप्यूटराइज्ड है, साउंड क्रिएट हुआ, उसने अपनी घड़ी चालू की, साउंड वापस आया, उसने अपनी घड़ी बंद की, टाइम उसने नोट किया, और उस मीडियम में अल्ट्रासाउंड की क्या स्पीड होती है वो डाटा उसके पास है। हमने मीडियम दबा दिया, समुद्र का पानी, तो वो उसमें से डाटा ले लेगा। अगर मीठा पानी नदी का पानी है उसका डाटा ले लेगा। अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अल्ट्रासाउंड होता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो लिक्विड होते हैं उसमें स्पीड ले लेगा। ऐसा करके वो अपने आप कैलकुलेट करके हमको क्या बता देगा? डिस्टेंस। ये मेथड कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट मेथड। ये समझ आया? तो इनडायरेक्ट मेथड में एक चीज हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2, और इसके लिए कौन सा फिनोमिना हमने यूज किया? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये फिनोमिना यूज किया, और फॉर्मूला कौन सा यूज किया? फॉर्मूला हमने यूज किया S इज इक्वल टू V इंटू टी अपॉन 2। ये फॉर्मूला और ये फिनोमिना समझ आ गया। अब इसमें इस चीज को जनरल हमने याद कर लिया। कौन सी वेव हम यूज कर सकते हैं? साउंड। कौन सी यूज कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड। और कौन सी यूज कर सकते हैं? लाइट। बहुत दूर का डिस्टेंस है, कोई स्टार का डिस्टेंस है, सैटेलाइट का डिस्टेंस है, तो हम लाइट को भेजेंगे, क्योंकि साउंड के लिए मीडियम चाहिए और रास्ते में मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं जा पाएगा, तो लाइट को भेजेंगे। लाइट बिना मीडियम के जाती है, लाइट जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, हम काउंट कर लेंगे। इस तरह से चलने वाली चीज होनी चाहिए। जैसे एक आदमी बोला मैं सैर करने गया था, सड़क पे सीधा सीधा गया और वापस आ गया, 1 घंटे में वापस आ गया। हमने अंदाज लगा लिया कि एक आदमी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल सकता है, तो ये कितनी दूर गया होगा? 3 किलोमीटर गया होगा और 3 किलोमीटर आया होगा। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया? वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2 इज इक्वल टू S। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ये एक चीज समझ में आ गई। कौन सा फिनोमिना? रिफ्लेक्शन। फॉर्मूला क्या यूज करना? V इंटू टी अपॉन 2। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड देखिए। दूसरे इनडायरेक्ट मेथड में हम हेल्प लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये वाला मेथड हमको बहुत जगह यूज होता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल याद रखिए। कौन सा इनडायरेक्ट फिनोमिना? रिफ्लेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। एक मैंने आपको कौन सा बताया? समुद्र की गहराई नापना, अल्ट्रासाउंड मेथड। दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो पिक्चर लेते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ होता है मेडिकल में, ओके। वो अल्ट्रासाउंड में भी साउंड वेव्स जाती हैं, और जिस डेप्थ पर अंदर बॉडी में कुछ अल्सर हो, कोई भी चीज़ हो, कहाँ लिक्विड है, कहाँ अल्सर है, कहाँ क्या है, वो सब चीज़ की पिक्चर रिफ्लेक्शन में आ जाती है। कंप्यूटर उसको करते हैं, दैट इज अल्ट्रासाउंड। और इस तरह के क्या हो सकते हैं? इस तरह से हम इंफ्रारेड भेजते हैं। इंफ्रारेड से एरोप्लेन के डिस्टेंस हमको पता लगते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? राडार। दैट इज
रेडियो दैट इज रेंजिंग एंड क्या क्या इसका मीनिंग होता है रडार का? ओके, उसके डिस्टेंस का हम लोग पता लगाते हैं। रेडियो रेंजिंग, उससे रेडियो से यानी रेडियो वेव से हम रेंज का पता करते हैं और उससे नेविगेशन पर कंट्रोल रखते हैं। यहाँ से जहाँ हमारा कंट्रोल रूम होता है, यहाँ से हम लगातार वेव्स भेजते रहते हैं। ये जो वेव होती हैं, ये वाली माइक्रोवेव्स होती हैं। ये माइक्रोवेव्स जाकर टकराती हैं एरोप्लेन से और एरोप्लेन से टकराने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो माइक्रोवेव्स ऐसे जाती हैं और चली जाती हैं आकाश से, वापस नहीं आती। लेकिन अगर रास्ते में एक एरोप्लेन है तो ये उससे टकराकर वापस आती है। जब ये वापस आती हैं तो यहाँ का सेंसर उसको सेंस करता है। सेंस करने के साथ वो कैलकुलेशन भी करता है। किस किस चीज की कैलकुलेशन? कि इसका एंगल कितना है। उससे उसको क्या पता लगता है कि ये एरोप्लेन कहां पर है आकाश में, इस एंगल से। दूसरा, ये वेव्स लगातार जा रही है, ये इसके टाइम को कैलकुलेट करता है। माइक्रोवेव लाइट की स्पीड से जाती है 3 × 10⁸। अगर इसने इसका कुछ टाइम कैलकुलेट किया माइक्रो सेकेंड में, मल्टीप्लाई करता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या निकाल लेगा? डिस्टेंस v × t/2। उसको क्या पता लग जाएगा? एरोप्लेन कितनी दूर है। क्या क्या पता लगा लिया उसने? एरोप्लेन किस एंगल पर है, पोजीशन, और एरोप्लेन कितनी दूर है। दो चीजें पता लग गई। उसके ठीक 1 सेकेंड के बाद फिर से एक दूसरी रे ये ऐसे आई, फिर इसने इसको भी इंटरसेप्ट किया, इसके कारण फिर कैलकुलेट किया कि इतना एंगल हो गया। इस एंगल से उसने अपनी ज्योमेट्री लगाई कि ये जो पहले यहाँ था अब ये बेस इतना बड़ा होगा, cos थीटा लगा। इससे उसको क्या पता लगा कि ये 1 सेकंड के अंदर एरोप्लेन कितना आगे चला गया। कितना आगे गया 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो इसको किस चीज का पता लग गया? उसकी वेलोसिटी कितनी। तो इस तरह से रडार ने बैठे बैठे एक जगह से क्या पता लगा लिया? उसकी पोजीशन कहाँ है, नंबर 2 उसकी हाइट कितनी है, नंबर 3 उसकी स्पीड कितनी है। इस तरह से हर एरोप्लेन जो इसके पूरे एरिया में आएगा, इससे उसको खबर मिल जाएगी। उसके बाद उनके एवियोनिक्स के अपने मेथड हैं। जैसे पायलट का भी रेडियो चालू होगा, इनका भी रेडियो चालू होगा। रेडियो में दोनों आपस में बात कर लेंगे कि कहाँ उतरना है। ये उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि बाकी के एरोप्लेन इस लेवल पर हैं, तुम ऊपर चले जाओ सेफ्टी के लिए, या तुम्हारा उतरने का नंबर आ गया तुम नीचे आ जाओ, दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करके गाइड करके उसको उतार। तो इस तरह से ये हमारे एरोप्लेन के लिए यूज करता है। और जब वॉर का टाइम होता है तो वॉर के टाइम में रडार लगातार चलता रहता है। अगर कोई एरोप्लेन दुश्मन का आता है, नोटिस कर लेता है, नोटिस करके नीचे खबर कर देता है और फिर उसके बाद लगातार वो उसको ट्रेस करता रहता है कि वो एरोप्लेन कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बेसिस पे हमारे फाइटर प्लेन जाते हैं, या उसके बेसिस पे हमारी गन उस निशाने पर रखी जाती है जो कि वहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो करती है, मिसाइल थ्रो करती है, जो जाके उसको हिट करे। तो ये सब चीजों के लिए रडार काम आता है। ओके, तो हम जो बेसिक चीज याद कर रहे हैं कि जो मेजरमेंट हमने करना है, मेजरमेंट के लिए हमको ये कौन सा मेथड काम में आया? रिफ्लेक्शन। और कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से की? S = v × t/2। ये हमने इससे किया। अच्छा, अब दूसरा मेथड देखिए, इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमको ये एंगल के रिलेशन पता रहते हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब पता रहता है। और इसमें ये वाला डिस्टेंस, दिस इज x, सपोज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a अपॉन b क्या होता है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, इस तरह से a अपॉन b इज इक्वल टू टेन थीटा। इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, थीटा, a और b। इन तीनों में से अगर दो पता हो तो हम तीसरी पता लगा सकते हैं। ये इसका फंडामेंटल है। दो क्वांटिटीज हमको पता होना चाहिए। इसी को हम तीसरे तरीके से कर सकते हैं, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन है? a, रेडियस कौन है? c। तो ये आर्क अपॉन रेडियस से a अपॉन c, a अपॉन b ये एंगल बनेगा। टेन थीटा से भी वही बनेगा। जब बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं तो साइन थीटा, टेन थीटा दोनों की वैल्यू एक ही ली जाती है, यानी a अपॉन c और a अपॉन b ऑलमोस्ट एक ही मान लिया जाता है। ओके, ये वाले जो मेथड होते हैं, इस मेथड में हमको दो चीज़ों का पता करना रहता है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे पता करते हैं? तो आंसर है कि किसी भी चीज़ को हम एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। ये हमारा एक दूरबीन जैसा इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप जैसे, इससे हम इसको सीधा देख सकते हैं। ये जो टेलीस्कोप है इसको हमने ऐसा बनाया हुआ है, दो आर्म वाला, एक ये आर्म है और एक ये आर्म। तो इन दोनों आर्म के बीच में हमने ये, इसको जब हम ऊपर करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाले में हमने लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये स्केल आप भी यूज करते हैं ज्योमेट्री में, क्या बोलते हो इसको? प्रोटेक्टर। तो ये प्रोटेक्टर में 90 तक के निशान हैं, उससे हमको ये पता चलेगा कि ये कितना खुला है, और इस पर हमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वी कॉल इट सेक्सटेंट। इसमें हमको क्या पता लगेगा? इसको हमने ग्राउंड के बराबर हॉरिजॉन्टल फिक्स कर दिया, हॉरिजॉन्टल। अब हम इसको उठाते हैं और इसमें से देखते हैं, उस दूरबीन के अंदर से ऐसा देखते जाते हैं, और जिस चीज़ को हमने देखना है जब वो दूरबीन से दिखनी शुरू हो जाती है तो हम दूरबीन को वहाँ रोक देते हैं। रोकने के बाद इस एंगल को पढ़ते हैं। इस एंगल को जब हम पढ़ते हैं, ये थीटा हमको मालूम पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट P है, इस P का हॉरिजॉन्टल से एलिवेशन, कौन सा शब्द? एलिवेशन थीटा डिग्री, यानी उठा हुआ। तो P पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितना एलिवेशन रखता है? थीटा। और ये निकालना आसान है। अगर हमको Q पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल में सेट किया, दूरबीन में देखना शुरू किया, यहाँ पर आके हमको Q पॉइंट दिखने लगा, तो Q का एलिवेशन हम नाप सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको थीटा नापने में मदद करता है। बेस को एक लाइन के साथ सेट करिए और दूसरी लाइन से उस ऑब्जेक्ट को देखिए, आपको एलिवेशन पता लग जाए। इज इट क्लियर? यानी थीटा हम हमेशा नाप सकते हैं। अगर हम थीटा नाप सकते हैं तो बाकी दो क्वांटिटी क्या बची? A और B। A और B, इसमें से अगर एक चीज हमको पता लग जाए तो फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक के चार्ट में tan थीटा की अलग अलग वैल्यू हमको दी गई कि tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, tan 1, 2, 3, 4, जैसा आपने लॉग टेबल देखा था वैसे ही टेंजेंट का टेबल भी बना रहता है। इस तरह हम लोग हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो A और B ये हमको निकालना है। हमको एक चिमनी की हाइट निकालनी है। ये चिमनी की हाइट है A। हम चिमनी के ऊपर नहीं जा सकते, यानी डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हुए आते हैं, यहाँ पर हम आ गए 500 मीटर डिस्टेंस। 500 मीटर पे आके हमने सेक्सटेंट लगाया और उसका एंगल देख लिया। उसका एंगल देख के हमको क्या पता लग गया, थीटा। उस थीटा का हमने अपने टेबल में से टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखी, क्या पता लग गया हमको, tan थीटा। और हम कितनी दूर चलकर आए हैं, 500 मीटर, क्या पता लग गया हमको, t। अब tan थीटा की वैल्यू भी हमको मालूम है, t भी हमको मालूम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, a, दैट विल बी हाइट ऑफ द चिमनी। समझ में आ गया? इस तरह से हम चिमनी की हाइट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमने चूंकि कैलकुलेशन किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। इसके भी न्यूमेरिकल आपको आते हैं और ये आपने मैथमेटिक्स में किए हुए मेंसुरेशन चैप्टर में। ओके, ये एक नापने का तरीका। इसी में एक दूसरा नापने का तरीका होता है। जैसे आपको एक पहाड़ की हाइट नापनी है, पहाड़ के ठीक नीचे जाके आप यहाँ से यहाँ तक चलकर नहीं आ सकते, वो भी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ चल के नहीं आते, ये पहाड़ की हाइट है, तो हम यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से इस एंगल को नाप लेते हैं, θ1। फिर थोड़ा इधर चल के जाते हैं, ये d डिस्टेंस तक गए और यहाँ से फिर हमने एलिवेशन नापा, θ2, θ1 और θ2। ये जगह कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, d, और इसकी हाइट कितनी है, h। तो h और d, इन दोनों को h, d, θ1, θ2, इन चारों को यूज करके आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं। उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, h की। ये वाली छोटी सी एक्सरसाइज क्लास 10 में आप सबने की, ज्योमेट्री में। यह है ना, कॉट वाला एक फॉर्मूला आता है, cot θ1 cot θ2, ये वो फॉर्मूला। तो इसमें हमको इंफॉर्मेशन किस किस की चाहिए, d हम खुद चल के जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नाप लेते हैं। θ1 और θ2 हमको किससे मिलेगा, सेक्सटेंट से मिल जाएगा, दोनों जगह को। अब ये तीन चीजें मालूम हो गई, चौथी चीज कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब हम किसी भी चीज की हाइट निकाल सकते। ठीक, तो फिर से शुरू करते हैं। जो चीजें हमको दिखती हैं, जो हमारे हाथ के रीच में हैं, जहां हम चलकर जा सकते हैं, उन सब के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। यूज क्या करेंगे, माइक्रोमीटर, स्फेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, ये सारे स्केल यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। दूसरा, जहां हम नहीं चल के जा सकते, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। वो किसके बेसिस पर है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बेसिस पर है, उसको आप समझ चुके हैं। दूसरा इंडायरेक्ट मेथड हमने कौन सा किया, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प में क्या किया, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, θ1 θ2 का। ठीक, तो इसी मेथड में और आगे देखिए, इसी मेथड में अगर एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जैसे ये जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस बहुत लंबा है, ये थीटा। ये वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर्क, और इसको क्या कहते हैं, रेडियस, क्योंकि ये ऐसा घूम रहा है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमको क्या देता है, थीटा। कौन सी यूनिट में, रेडियंस। जब हम थीटा रेडियंस में लेते हैं तो ये हमको मिलता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसमें कितनी क्वांटिटी है, 3। इस 3 क्वांटिटी में अगर एक अननोन है तो कितनी क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। दूर दूर के डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम इसे यूज किया करें।
ऐसा ही एक मेथड है किसी दूर के स्टार का डिस्टेंस निकालना। जब हम प्लैनेट और स्टार के डिस्टेंसेस निकालते हैं तो उसमें भी हमारे पास रेंज होते हैं। जैसे प्लैनेट अर्थ को छोड़ के बाकी 7-8 प्लैनेट्स और हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका कुछ आपस में डिस्टेंस है। तो एक जगह सन है और सन के चारों तरफ ये सोलर सिस्टम है इस तरह। लेकिन ऐसे ही गैलेक्सी में दूसरे सन भी हैं, तो दूसरा सन तो बहुत दूर होगा, इसका अपना सोलर सिस्टम। तीसरा सन इतनी दूर है, इसका अपना सोलर सिस्टम। तो हम क्या देखते हैं कि प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्टेंस छोटा होता है, लेकिन स्टार टू स्टार डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। हमको ये भी नापना होगा फिजिक्स में, ये भी नापना होगा। प्लैनेट वाले डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस, स्टार टू स्टार डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस, और स्टार से दूर वाला स्टार दूसरी आकाशगंगा का स्टार, उसका तो और भी ज्यादा डिस्टेंस। इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस में भी हमारे पास 3 तरह के रेंज होते हैं। ओके, तो इनमें से हर एक के लिए हम कोई ना कोई मेथड अपनाते हैं। एक मेथड, चंद्रमा को हमने देखा, चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है, तो हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए, 3 चीजें, ए बी थीटा। तो अगर हमको चंद्रमा का डायमीटर मालूम है तो हम क्या करेंगे कि ये मून है, यहां से हमने देखा, इस सिरे को देखा, इस सिरे को देखा, एक बार सेक्सटेंट इधर सेट किया, एक बार इधर सेट किया, और ये थीटा निकाल दिया। अब अगर हमको इसका डायमीटर मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस। अगर हमको डिस्टेंस मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, मार्स भी सन का चक्कर लगाता है, दूसरे प्लैनेट भी सन का चक्कर लगाते हैं, हर एक का अपना अपना टाइम। उस टाइम से हम उसका रेडियस कंपेयर कर लेते हैं। आप लोग इसमें केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि टाइम पीरियड से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक का। अगर हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका साइज, अगर हमने उसके दोनों सिरों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लिया तो अलग अलग ज्योमेट्री के मेथड हम लगाते हैं। हर एक के लिए एक जैसा मेथड लगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर डिस्टेंस देख के हम मेथड लगाया है। बेसिक प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल हैं, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल हैं, और इसके सम्स जो आते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के ही सम्स। ऐसा ही हम एक मेथड आज पढ़ेंगे विच इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कितना लॉन्ग, तो इसका आंसर है कि ये मीडियम रेंज की लेंथ के लिए यूज करते हैं। मीडियम रेंज क्या होता है, जो प्लैनेट से बड़ा है, यानी स्टार टू स्टार। लेकिन कौन से स्टार, जो हमारे नेबरिंग स्टार हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी स्टार हैं। आकाशगंगा के जो दूर वाले स्टार हैं उसका डिस्टेंस इससे नहीं पता लगा सकते। पैरेलैक्स मेथड किसके लिए यूज करना है, द स्टार्स विच आर एट मीडियम डिस्टेंस। नोट करिए, द पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड, पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ stars at medium range. Stars at medium range, ब्रैकेट में लिखिए, more than a planet, more than a planet, comma, less than far off stars, less than far off stars. ओके, अब पैरेलैक्स मेथड को समझिए। पैरेलैक्स क्या होता है? मेथड ये
ट्रिग्नोमेट्री का ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। इसमें अगर हमको ये डिस्टेंस मालूम है, ये और ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो भी कैलकुलेशन यही रहेगी। देखिए ऐसे, अगर हमें ये एंगल मालूम है, अगर हमें ये b डिस्टेंस मालूम है, तो ये r कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? b अपॉन r इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। ठीक है, दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब जिस स्टार का डिस्टेंस हमने नापना है, उसके साथ ही साथ हमको क्या प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस नापने में, पहले उस प्रॉब्लम को समझिए, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने वाला जो तरीका होगा, दैट विल बिकम द मेथड। यहां पर हमने एक स्टार को देखा और हम यहां अर्थ पर हैं। अर्थ इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि ये स्टार हमको एक पॉइंट जैसा दिखता है, और पक्की बात है कि स्टार से ये अर्थ भी एक पॉइंट जैसी होगी। अब यहां पर हमने इसको टेलीस्कोप से देखा, ये इसकी डायरेक्शन है। हमको ट्रायंगल बनाना है। अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो हमको एक बेस चाहिए और दो लाइंस चाहिए, तब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं तो हमको ये b की जरूरत है और थीटा की जरूरत है। यहां पर अर्थ है, यहां से हमने ये स्टार को देखा, इस लाइन को, ये लाइन हमको समझ में आती है, हमने यहां से अपना टेलीस्कोप लगाया, लेकिन हम एंगल नहीं निकाल पा रहे क्योंकि एंगल के लिए हमको दो लाइन चाहिए। तो दूसरी लाइन कहाँ है? कहीं नहीं। यहां से हम दूरबीन से इसको देख रहे हैं, पर किसके साथ एंगल बने? दूसरी लाइन तो कहीं है ही नहीं। तो जब तक दूसरी लाइन नहीं हो हम एंगल नहीं बना सकते। थोड़े दिन बाद अर्थ यहां पहुंचती है, फिर से हम उस स्टार को देख रहे हैं, वो अभी भी हमको आकाश में दिखता है। यहां से हम इसको देखते हैं दूरबीन लगा के, और अभी भी एंगल नहीं बना सकते। क्यों? दूसरी लाइन कहाँ है हमको नहीं मालूम। तो जब तक दो लाइन नहीं हो आप ये एंगल नहीं बता सकते। बताइए ये उंगली कितना एंगल बना रही है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तब तक आप ये एंगल नहीं बता सकते। तो एक लाइन हमको कभी भी डायरेक्शन नहीं देती है, हमेशा हमको दो लाइनें चाहिए उसके लिए। ओके, तो दो लाइनें कहां से लाएं? एक ये प्रॉब्लम है। तो देखिए उसके लिए हमने पैरेलैक्स मेथड बनाया। पैरेलैक्स मेथड के लिए हम एक बहुत दूर का स्टार ढूंढते हैं, जो कि दूसरी आकाशगंगा का स्टार, बहुत ज्यादा दूर। उसकी निशानी ये है कि वो साल भर अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। साल भर डायरेक्शन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हमको मालूम है जो चीज बहुत दूर होती है वो हमारे हिलने जुलने से उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती। जैसे ये चौक यहां पर है, इनके लिए ये चौक राइट साइड की तरफ है, करेक्ट। अब अगर ये अपनी पोजीशन बदलकर यहां आ जाते हैं तो चौक किस तरफ हो गई? लेफ्ट साइड की तरफ हो गई। चौक ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। ठीक, ये चल। एक आदमी उधर वाली सड़क पर चल रहा है, उस सड़क पर वो यहां है, यहां है, यहां है, यहां। उसके लिए इस चौक की डायरेक्शन नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर से देखिए, सन किधर उगता है? ईस्ट में। जब हम दिल्ली में होते हैं तब भी ईस्ट में, जब हम बॉम्बे में होते हैं तब भी ईस्ट में। हम दुनिया के नॉर्थ में चले जाएं, हम दुनिया के साउथ में चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में, सन हमेशा ईस्ट में। क्यों? क्योंकि अर्थ सन से बहुत ज्यादा दूर है। इतनी ज्यादा दूर है कि आप इसके इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, ये तो इधर ही रहेगा। तो जो चीजें जितनी दूर होती हैं उनकी डायरेक्शन उतनी कम चेंज होती है। इसका उल्टा करो, जो चीज जितनी नजदीक होगी उसकी डायरेक्शन उतनी ज्यादा चेंज होगी।
जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब हम जाते हैं, ट्रेन से हमको दूर एक पहाड़ दिखता है, 15 मिनट तक वो पहाड़ दिखता रहता है, पार नहीं होता। नजदीक के पेड़ ऐसे आते हैं 1 सेकंड में पार होता है। क्यों पार हो जाते हैं? ये नजदीक का पेड़ है, ये हमारी ट्रेन आई, ये एंगल से हमने देखा, फिर ये एंगल से देखा, फिर ये एंगल से देखा, उसके बाद पार चले गए। ये 5 सेकंड तक हमको दिखा, पूरा ऐसा 180 बना, चला गया। एक पहाड़ यहां से 100 मील दूर है, 100 मील, उससे 180 बनाइए, 3 घंटा लग जाएगा बनाने में, तब तक वो पहाड़ हमको दिखता रहे। 100 मील की बजाय 1000 मील दूर कर दो, 1000 मील की बजाय 1 लाख मील दूर कर दो, तो हमको हमेशा ही दिखता रहेगा एक ही डायरेक्शन। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसी तरफ रहेगा। इसी तरह से हम यहां पर अर्थ पर हैं, हमने एक स्टार का डिस्टेंस नापना है, तो हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, पहले एक ऐसे स्टार को ढूंढते हैं जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा अगर है तो वो हमको हमेशा एक ही डायरेक्शन में दिखेगा। यहां पर हम कहीं पर भी रहें, उसकी रेस इधर से आ रही, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ। यहां पर है ये जो फार ऑफ स्टार है, वहां से रेस ऐसे आ रही हैं। जब हम यहां पहुंचते हैं तब भी हम क्या देखते हैं, ऐसे आ रही हैं। जब हम यहां पहुंचते हैं तब भी ऐसे आ रही हैं। हर जगह पर ये रेस ऐसे आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं? फार ऑफ स्टार, क्योंकि वो इतना दूर है कि हमारा ये छोटा सा डिस्टेंस उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसको आप बोर्ड को इधर देख रहे हैं, यहां पर अगर आप यहां देखो और यहां देखो, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मैं आपको देखूंगा तो आप इधर बैठे हैं, और यहां से भी देखूंगा तो इधर बैठे हैं, तो मेरे लिए इसमें और इसमें डायरेक्शन का अंतर नहीं है। पर अगर मैं इस चौक को देखूंगा तो यहां से देखूंगा तो मुझे लेफ्ट में दिखती है, और यहां से देखूंगा तो राइट में। क्यों? ये नजदीक है। दूर वाली चीज कैसी दिखती है? एक ही डायरेक्शन में। तो ये दूर का स्टार है, हमको एक ही डायरेक्शन में दिखता है। इसको हम बना लेते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें हम अपने सेक्सटेंट की नीचे वाली साइड को फिक्स कर देते हैं, फिर दूसरी साइड को ऐसा घुमाते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमको मालूम है, एक ही डायरेक्शन करते हैं। उसको अब हम किस में रखा करेंगे? फार ऑफ स्टार की डायरेक्शन में रखा करें। उसके लिए हमने ढूंढा इसे। ओके, ये कौन सा स्टार है जिसका डिस्टेंस हम नापना चाहते हैं? तो दिस इज स्टार जिसका डिस्टेंस हमने नापना है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर अर्थ में एक पोजीशन पर हैं, किसी भी एक पोजीशन पर हैं, वहां से हम इस स्टार को देखते हैं और यहाँ पर अपना सेक्सटेंट की डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, बेस। उसके बाद उसके टेलीस्कोप को घुमाते हैं, ऐसे टेलीस्कोप घुमाते घुमाते ये वाला स्टार उस टेलीस्कोप से देखते हैं। ये बेस, ये टेलीस्कोप, ये बीच का उसका एंगल। ये क्या बोला था आपने, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर। क्या नाम रखा था? प्रोटेक्टर। इसमें एंगल लिखा रहता है, तो हमको पता लग गया यहाँ का कुछ है, थीटा है, ये हमने नोट कर लिया, थीटा है, ठीक। उसके बाद हम सो गए, कुंभकर्ण जैसे 6 महीने तक सोते रहे। 6 महीने बाद जब हम उठे तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ। क्योंकि इस पूरे में कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है पूरे चक्कर लगाने में। तो 6 महीने में हम कहाँ पहुंचेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना? तो हम इतनी दूर पहुंच गए। फिर से हमने अपना वही सेक्सटेंट निकाला, फिर से उस स्टार को देखा,
ये तो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा क्योंकि ये बहुत दूर है। फिर से हमने यहां से बेस को सेट किया, इसकी डायरेक्शन में अपना बेस सेट किया और टेलीस्कोप को घुमाया, ये टेलीस्कोप को इस तरफ, इसको देखा स्टार, और ये वाला एंगल आ गया θ2। ये θ1 था और ये θ2। ये एंगल को हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम अपना पेपर कलम लेके बैठ गए। पेपर कलम लेके बैठ के हमने यही डायग्राम बनाया और यहां से इसको मिला दिया। अब ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये इसका इंटरसेप्ट है, इसलिए अगर ये एंगल θ1 है तो ये भी कितना होगा θ1। ये अगर θ2 है तो ये भी कितना होगा। और ये दोनों हमने नाप लिए, दोनों हमने नाप लिए, तो हमने किसको नाप लिया, θ1 प्लस θ2। ये पूरा एंगल हमने नाप लिया। अच्छा, ये एंगल हमने नाप लिया है। अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से, ये एंगल हमने नाप लिया है। ये वाला डिस्टेंस हमने नापा कि नहीं, ये तो नापा ना पाया, क्योंकि हमको मालूम है कि 6 महीने में हम अपनी पुरानी पोजीशन से कितनी दूर आ जाते हैं, 2 AU, और AU हमको मालूम है कितना होता है, तो ये भी डिस्टेंस हमको मालूम है। ये दो चीजें हमको मालूम पड़ गई, आपका काम हो गया। अगर हमको ये एंगल पता लग गया और ये पता लग गया, ये क्या चीज है, बेस, ये क्या चीज है, पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स नाम कैसे पड़ा, ये वाली रेज हमने कैसी मानी है, पैरेलल। पैरेलल एक्स लाइंस के कंपैरिजन में कितना एंगल है, θ1। पैरेलल लाइंस के कंपैरिजन में कितना एंगल है, θ2। कितना एंगल चेंज हुआ, θ1 माइनस θ2 या θ1 प्लस θ2। किसके कंपैरिजन में चेंज हुआ, पैरेलल लाइन के कंपैरिजन में चेंज हुआ। इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल। कुछ बात आ रही समझ में कि पैरेलैक्स नेम कहां से आया, क्योंकि बेसिकली हम इस एंगल को किससे कंपेयर कर रहे हैं, पैरेलल लाइन। जब हम यहां पर हैं तो हमको ये लाइन नहीं दिखती, ये लाइन नहीं दिखती। जब हम यहां पर हैं तो हमको ये दोनों लाइन नहीं दिखती। इसलिए हम इस एंगल को एक बार में तो नाप ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार में नापने के लिए हमको 2 लाइन चाहिए। तो इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, ये स्टार की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये हमको 12 महीने दिखता है एक ही तरफ। ठीक, तो व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल, the angle between parallel rays coming from a star to the direction of given star। नोट कर लीजिए, बाय चांस 1 लाइन क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल। एंगल बिटवीन पैरेलल रेज and direction of given star at different times। ये this is parallax angle। ओके, तो यहां पर पैरेलैक्स एंगल का नॉर्मली फॉर्मूला होता है θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। पर हम लोग क्या ले रहे हैं, θ1 प्लस θ2 नहीं, हम लोग भी यही ले रहे हैं। कैसे ये ले रहे हैं, ये एंगल किस तरफ है, राइट की लेफ्ट, ये वाली लाइन के ये एंगल किस तरफ है, राइट की लेफ्ट, राइट की तरफ, पैरेलल से कंपेयर करें। ओके, प्लस θ1। ये वाला एंगल इस लाइन के, पैरेलल लाइन के लेफ्ट है कि राइट, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, माइनस। तो देखिए डिफरेंस ऑफ द टू, θ1 माइनस माइनस θ2 कितना हो गया,
θ1 प्लस, इसलिए θ1 प्लस θ2। पर एक्चुअली हमने लिया क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू, राइट। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है। फंडामेंटली आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को बेस मानकर हम अपना पोजीशन बदलते हैं, और पोजीशन बदलने से कितना एंगल बदलता है उसको हम ले रहे हैं बस। और उसके बाद उस ट्रायंगल को यूज करेंगे। ट्रायंगल को यूज करेंगे तो इसमें r कैसे निकलेगा, तो r इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। b हमने कितना लेना है, 2au, थीटा कितना लेना है, θ1 प्लस θ2। अब हमको au की वैल्यू मालूम है, θ1 और θ2 हमने ऑब्जर्वेशन से लिए हैं, इसलिए r की वैल्यू आ गई। व्हाट इज आर, डिस्टेंस ऑफ द स्टार विच इज एट मीडियम डिस्टेंस। इज इट करेक्ट। तो इस तरह से पैरेलैक्स मेथड से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं मीडियम साइज के स्टार का। ओके, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। इतने छोटे डिस्टेंस कैसे नापे जाते हैं जो कि हमारी आंख में दिखते भी नहीं, माइक्रो साइज। तो जो चीज़ें आंख से नहीं दिखती उसको माइक्रो साइज बोलते हैं, जो दिखती हैं उसको मैक्रो साइज बोलते हैं। तो माइक्रो साइज के डिस्टेंस यानी मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल का डायमीटर अगर हमने नापना है तो उसके लिए कौन सा इनडायरेक्ट मेथड लगेगा, उसको अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली लैब में कैसे उसको निकालना, आप भी उसको निकाल सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। वो हम लोग मेथड नेक्स्ट क्लास में